हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट में, एंड इसको हमने अलग से इसलिए करना था बिकॉज़ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड सीटेट को कुछ ज़्यादा ही लगाव है इस टॉपिक से, तो इसको बड़े डिटेल में अच्छे से समझेंगे। एक चीज़ और है, जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और अभी तक हमारा डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में होगा, जिसमें हम मैच्योरेशन, लर्निंग और इन सब के बारे में भी बात करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कंटिन्यूटी, दैट मीन्स समथिंग दैट गोज ऑन, ठीक है, जो हमेशा निरंतर चलता रहता है। राइट, और कंटिन्यूटी एक और चीज शो करता है, दैट इज समथिंग विच इज नेवर एंडिंग। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या बताया गया है कि ये जो डेवलपमेंट होता है ना, जो विकास होता है, जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वूम टू टूम ये चलता है। वूम टू टूम को हम कह सकते हैं कंसेप्शन टू डेथ। ठीक है, वूम टू टूम को आप क्या कह सकते हैं? कंसेप्शन टू डेथ। ओके, मतलब जब बच्चा कंसेप्शन मतलब माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर और उसके डेथ के टाइम पीरियड तक उसका डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो एक चीज़ हमें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से समझ आई है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग है, इट गोज ऑन फ्रॉम वूम टू टूम और कंसेप्शन टू डेथ। जैसे कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है एक टाइम पर एक सर्टेन लिमिट में आने के बाद वो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, इसी में एक और प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल ऑफ चेंज। तो एक चीज याद रखना, मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ा है तो अगर कुछ वर्ड प्ले कर भी देता है सीटेट, मतलब शब्दों के साथ थोड़ा सा प्ले वो कर देता है, कंटिन्यूटी की जगह चेंज कर देगा, अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको इन मतलब टर्म्स चेंज होने पर डरना नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज में क्या है? एक्चुअली एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो बच्चा आज 5 साल का है, ठीक है, एक बच्चा जो 5 साल का है, उसका थॉट प्रोसेस, उसका सोचने समझने, किसी चीज को देखने का तरीका, एनालाइज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा जब वो 40 साल का हो जाएगा। समझ गए कि एक बच्चा जो 5 साल का है अभी, उसका थॉट प्रोसेस अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी सोशली उतना डेवलप नहीं है, कॉग्निटिव तरीके से उतना डेवलप नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो 20, 30, 40 में जाएगा वो निरंतर क्या होता जाएगा? डेवलप होता जाएगा। उसका थॉट प्रोसेस, उसका मोरल, उसका इमोशनल, उसका फिजिकल, उसका कॉग्निटिव, हर डेवलपमेंट क्या होता जाएगा? उसका चेंज होता जाएगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेंज। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चा आज 5 साल का है वही सेम वो 40 का होगा तब नहीं रहेगा, वो उसमें कुछ बदलाव आएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है, जो नेवर एंडिंग है। जैसे कि आज भी आप देखो, आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, मतलब ग्रोथ इन द सेंस आपकी हाइट रुक चुकी है। ओके, आपका जो है अगर हम हेरिडिटी के हिसाब से बात करें तो हेरिडिटी की जो सर्टेन लिमिट्स है वो आपके अंदर हैं अभी। राइट, लेकिन
अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट अभी भी आपका हो रहा है, आप आज भी सीख रहे हैं, आप कल भी सीखेंगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। आप दोस्तों के साथ जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो कुछ और चीज़ सीखते हैं, टीचर के पास जाते हैं, टीचर से बात करते हैं तो कुछ और चीज़ें सीखते हैं। अब जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आप फिजिकली डेवलप होते हैं, राइट, और जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप सोशली डेवलप होते हैं। तो डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में हमारे क्या होता रहता है, एड ऑन होता रहता है और हम डेवलप करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है दैट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ चेंज। ठीक है, अब दूसरा क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, सिग्निफिकेंस, दैट मीन्स व्हाट, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि जब बच्चे का कुछ एक सर्टेन ईयर होता है, मतलब अर्ली डेवलपमेंट का मतलब है जो उसकी अर्ली स्टेजेस होती हैं बच्चे की, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पर या अर्ली स्टेजेस में बच्चे को काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो उसका उसी तरीके का ग्रोथ होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चे का कुछ बचपन इस तरीके से गुजरा है जिसमें घर में बहुत ही उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, कलह कलेश होता रहता है घर में, तो आप देखना कि उसकी प्रोग्रेस इम्पीड हो जाएगी और बच्चे के अंदर उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन एक दूसरी ही तरफ वो बच्चा है जिसको ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया गया है अर्ली डेवलपमेंट में ही, मतलब अर्ली स्टेज में ही उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया कि उसको सपोर्ट करा जा रहा है, उसकी बातों को सुना जा रहा है, उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, उसको प्रॉपर खाने पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको बैलेंस डाइट दी जा रही है, तो क्या होगा, उस बच्चे का प्रोग्रेस उतना ही अच्छा होगा। तो ऐसा कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि अर्ली स्टेजेस में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ उनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। अब प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रेडिक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ का एस्टिमेशन लगाना, राइट, कि आप किसी चीज़ को देखकर बता सकते हो अब ये हो सकता है। तो क्या डेवलपमेंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है? नहीं। ये ध्यान रखना कि डेवलपमेंट को आप एक्यूरेट तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। यस, आप लगभग नियर अबाउट करके आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका भी आपको एग्जाम्पल से चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। जैसे कि डेवलपमेंट जो है ना वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। अब सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या जो बच्चा जैसे ही एज सुन एज ही कम्स इन द वर्ल्ड, क्या वो बाइक चलाने लग जाता है? नहीं, वो पहले जो है रोता है, धीरे धीरे वो जो है अपना कुछ वर्ड सुनता है, फिर वो वर्ड बोलता है, वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना सीखता है, वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। ऐसी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बात करें तो जब उसने साउंड सुनी, उसने कुछ बोला, धीरे धीरे एक एक वर्ड, एक एक लेटर को उसने जोड़ा, माँ, पा, फिर मम्मा, पापा, फिर उस तरीके से उसने जो है अलग अलग वर्ड्स को बोला और सेंटेंसेस बनाने शुरू करे। ऐसे ही जब वो चलना दौड़ना शुरू करेगा उससे पहले वो बैठना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, ये सब चीजें होंगी, समझ रहे हो आप। एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, तो उसी को कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स को, साइकोलॉजिस्ट्स को या केयर गिवर्स को एक अलाउंस दे देता है कि वो ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप यहाँ लगा सकते हो उसका एक एसोसिएशन कि आप डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक्यूरेट नहीं कर सकते। जैसे कि आपके घर में कोई एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा मतलब लेज़ी है या थोड़ा सा लेट चलना शुरू करता है, तो आप बता सकते हो कि ये थोड़ा लेट चलना शुरू करेगा या ये अभी थोड़ा सा लेट डेवलप करेगा। उसी जगह पे दूसरा एक बच्चा जो बहुत आपको शार्प दिखता है, आप कह दोगे ये बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा, समझ रहे हो, इस तरीके की चीज़ें। अब चलना सीखने का मतलब ये नहीं है कि एज सुन एज ही कम्स इन द वर्ल्ड ही विल स्टार्ट वॉकिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट।
तो एक उम्र होती है कि हाँ 1-1.5 साल का बच्चा है तो अभी चलना सीख जाएगा, राइट। ऐसे ही इस उम्र में वो इतने वर्ड्स ग्रैस्प कर लेगा, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को। ऑलराइट, नाउ द फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे बनते हैं और इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है जिसमें हम इसको अच्छे से डिटेल से समझेंगे। इंडिविजुअल मतलब हर एक जो इंसान है डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। अब एग्जाम्पल अपना ही ले लो, आप जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मैं आपसे बिल्कुल अलग हूँ। हर एक इंसान का जो पर्सनालिटी है, जो ट्रेट है, वो बिल्कुल अलग होता है। हम लर्नर्स जो होते हैं वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है एक तो हेरिडिटी एंड एक एनवायरनमेंट, जिसको हम बहुत अच्छे से आगे कंप्लीट भी करेंगे क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो सबका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जो एनवायरनमेंट है, सबका अलग है, राइट। तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर लर्नर एक दूसरे से अलग है। अब एक एग्जाम्पल और ले लो, आपकी क्लास में मतलब जब आप 11th-12th में रहे होंगे, अपने स्कूल टाइम पीरियड में रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे बहुत जल्दी सीख चुके होंगे चीज़ों को, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्लो लर्नर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल मीडियम मॉडरेट लर्नर होंगे, थोड़ा सा टाइम से सीख जाते हैं लेकिन उतना जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाते चीज़ों को। तो लर्नर्स एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके ट्रेड्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका सोचने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका थॉट प्रोसेस एंड सोशल डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि एक टीचर को हर लर्नर को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। तो जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, क्या हम इस तरीके से पढ़ाते हैं ये सोचकर अपने माइंड में प्री कंसीव्ड नोशन लेकर पढ़ाते हैं कि सब बच्चे फास्ट लर्नर होंगे? नहीं ना, हम सबका ध्यान रखते हैं, राइट। हम फास्ट लर्नर्स का भी ध्यान रखते हैं, मॉडरेट एंड स्लो लर्नर्स का भी ध्यान रखते हैं, हैविंग द थॉट इन आवर माइंड कि एवरीबडी इज having individual personality. All right, now the fifth one is मैं इसको इरेज कर दूंगी, पहले हम कुछ वहाँ पर लिखने की ट्राई करते हैं, फिर जब बोर्ड भर जाएगा तब मैं इसको इरेज कर दूंगी, फिर और हम प्रिंसिपल्स आगे कर लेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। अब इसको एक और नाम दिया गया है, या तो जो एग्जामिनर है, सीटेट एग्जामिनर, वो आपको सिर्फ दे देगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। ऑफ हेरिडिटी, वेट अ मिनट, एंड सॉरी मैंने हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट बोल दिया गलती से, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, तो आपको इस प्रिंसिपल को दो नाम याद रखने हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। इंटरेक्शन दैट मीन्स हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट प्लेज क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, राइट। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बड़े फिट फाइन एथलेटिसिज्म में हैं, राइट। अब उनका जो बच्चा है उसके अंदर भी वही क्वालिटीज चली गई, वही पर्सनालिटी बच्चे के अंदर चली गई, लेकिन अगर बच्चे को वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाएगा एथलेटिसिज्म वाला, तभी वो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है बच्चे को जो हेरिडिटी से मिला है, अगर उस चीज को आगे और बढ़ाना है तो वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही हो पाएगा, या फिर ये कह लो कि हेरिडिटी अकेले काम नहीं करता, हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी उतना ही रोल है। गॉट द पॉइंट? अगर बच्चे ने हेरिडिटी से कुछ एक स्किल इनहेरेंट कर ली, कुछ ऐसी चीज इनहेरेंट कर ली, अगर एनवायरनमेंट वैसा नहीं दिया गया ना, तो वो चीज रखी की रखी रह जाएगी,
उस चीज़ को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। एनवायरमेंट भी सूटेबल होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि हेरिडिटी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट पॉसिबल, बल्कि दोनों का इंटरेक्शन होता है और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, और आप इसे एक और बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, राइट। अब क्या होता है ना कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा, मतलब उसका सीक्वेंस सेम होगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जाती है तो बच्चा एकदम से वर्ड्स बोलना शुरू नहीं करता है। पहले वो आवाज निकालेगा, एक वर्ड, एक लेटर बोलेगा, सॉरी वर्ड बोला मैंने, एक लेटर बोलेगा, फिर उन लेटर्स को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, फिर वर्ड्स बनाएगा, फिर वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाएगा छोटे छोटे, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएगा, राइट। इस तरीके से शुरुआत होती है, राइट। तो पहले बैबल करता है बच्चा, फिर धीरे 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 वो बोलना सीखता है। ओके, ऐसे ही मैंने आपको चलने वाला बताया था कि पहले बच्चा जो है क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाएगा, एंड देन लेटर ऑन ही वुड स्टार्ट वॉकिंग एंड देन रनिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस। बट इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट है, या ये कह लो कि जो डेवलपमेंट का पेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एक दूसरे से। ठीक है, कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट का रेट एंड पेस डिफरेंट हो सकता है, बट सीक्वेंस या फिर पैटर्न एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, अब दो बच्चों का फिर से एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा वो है जो थोड़ा सा लेट बोलना शुरू करता है, एक बच्चा वो है जो थोड़ा सा जल्दी बोलना शुरू करेगा, लेकिन बोलने का जो सीक्वेंस है वो सेम होगा। दोनों ही बच्चे सीक्वेंस सेम फॉलो करेंगे, पहले बैबल करना, फिर जो है छोटे छोटे वर्ड्स बोलना, फिर सिंपल सेंटेंसेस फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यही होता है सीक्वेंस। मतलब दो बच्चे जो हैं, एक जल्दी बोलेगा, एक लेट बोलेगा, लेकिन जो उनका सीक्वेंस होगा बोलने का, सीखने का, लैंग्वेज डेवलपमेंट को डेवलप करने का, वो बिल्कुल सेम होगा, राइट। लेकिन उनका पेस डिफरेंट हो सकता है, रेट डिफरेंट हो सकता है। डेवलपमेंट मतलब किसी में डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है तो किसी पे डेवलपमेंट थोड़ा सा लेट होता है, तो किसी में मॉडरेट तरीके से होता है। तो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो उसका रेट एंड उसका पेस डिफरेंट हो सकता है, बट यूनिफॉर्म पैटर्न रहेगा, सीक्वेंस एक जैसा ही रहेगा। हर बच्चा जो है अगर दौड़ना शुरू करता है तो उससे पहले की उसकी स्टेजेस होती हैं जो वो कंप्लीट करता है, तो एक सीक्वेंस में ही चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, वो मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इसको। हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ, मैं भूल गई हूँ कि हमारा 7th या 8th कौन सा नंबर था, वो ध्यान रख लेना, ये न्यूमेरिक। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके 3 नाम हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा है प्रिंसिपल फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन, एक और नाम है इसका प्रिंसिपल फ्रॉम होल टू पार्ट्स। अब क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर होते हैं ना सीटेट के, वो खेल जाते हैं आपके साथ ना, ऐसे वर्ड प्ले कर देते हैं, कोई भी इनमें से उठाकर दे देंगे, वो कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक ही है, एक ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या ये कह लो ग्रॉस टू फाइन, या ये कह लो होल टू पार्ट्स। एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना, पहले वो उसका जनरलाइज्ड बिहेवियर होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट का जो टाइम होता है, स्टार्टिंग पीरियड जो होता है, वो पहले जनरलाइज्ड होता है, धीरे धीरे वो स्पेसिफिक होता है। या ये कह लो पहले ग्रॉस होता है, ग्रॉस से फाइन की तरफ जाता है, या पहले होल में होता है देन पार्ट्स की तरफ जाता है।
अब एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। अब ये इसको मार्कर मत समझो, अभी के लिए इसको एक ग्लास समझो, ठीक है। मार्कर का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा एक मार्कर का एग्जाम्पल आ जाएगा जो मैं आपको इसमें समझा दूंगी। अभी हम जनरल टू स्पेसिफिक ले लो, एक मतलब प्रिंसिपल का एग्जाम्पल, इन तीनों का एग्जाम्पल ये एक ही है, समझना। जैसे कि एक ग्लास है, बच्चा जब इस ग्लास को पकड़ना सीखेगा तो जब वो स्टार्टिंग में पकड़ेगा पहले वो दोनों हाथों का यूज करेगा ऐसे, ठीक है, और पाम के थ्रू वो पकड़ेगा, पाम के थ्रू, ठीक है, ये जो पाम है ना इसके थ्रू पहले पकड़ेगा, फिर वो पानी पिएगा। धीरे धीरे जब वो डेवलप होगा वो एक हाथ से पकड़ना सीखेगा ऐसे, फिर धीरे धीरे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा अब वो इस जनरलाइज्ड से स्पेसिफिक की तरफ जाता जाएगा और अब वो अपने थंब एंड 4 फिंगर्स से ग्लास को पकड़ना सीख जाएगा और पानी पीना सीख जाएगा इसी तरीके से। गॉट द पॉइंट। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि बच्चे को आप अगर ड्राइंग सिखाते हैं, सबसे पहले क्या वो सुंदर ड्राइंग करते हैं? नहीं नहीं, वो बहुत ही जनरलाइज्ड होते हैं। आप उनके हाथ में मार्कर पकड़ाओगे, पहले तो वो मार्कर भी ऐसे ही पकड़ेंगे, ठीक है, और जब वो ड्राइंग करने के लिए कुछ दोगे वो ऐसे 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 करेंगे, ठीक है, वो स्क्रैबल कर देंगे एकदम से। धीरे धीरे वो इसको पकड़ना सीखेंगे, 4 फिंगर से पकड़ना सीखेंगे, वो स्ट्रेट लाइन बनाना सीखेंगे, वो अलग अलग शेप्स बनाना सीखेंगे। गॉट द पॉइंट। तो इसे कहा जाता है कि पहले बच्चे का जो बिहेवियर होता है डेवलपमेंट में वो जनरलाइज होता है और बाद में जाकर स्पेसिफिक होता है। ऐसे ही जब बच्चा देखना शुरू करता है चीज़ों को तो वो पहले पास के ऑब्जेक्ट्स को देखता है और दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो धीरे धीरे थोड़ा डेवलप्ड होने के बाद देखता है और बहुत फार डिस्टेंट पे वो एकदम स्पेसिफिक चीज़ को तभी देखना शुरू करता है जैसे जैसे वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो होल टू पार्ट्स, क्रॉस टू फाइन, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। अब जैसे कि ग्रॉस है, जो ये मोटर स्किल्स हैं, है ना, ग्रॉस टू फाइन। अब ग्रॉस क्या है? हमारे हैवी मसल्स। फाइन क्या है? हमारे फाइन मसल्स, छोटे मोटे जो मसल्स होते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट, अब आप मुझे सुन रहे हैं, आप लिख रहे हैं अगर साथ साथ, तो आप अपनी 4 फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पहले जब हमें चीज़ों को पकड़ना नहीं आता था, जब हमने पहली बार पेन पकड़ा होगा तो हमने पूरे हाथों का इस्तेमाल किया था ऐसे ग्रॉस तरीके से, ठीक है। तो ग्रॉस मतलब पूरे मसल्स का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे हमने इस मार्कर को पकड़ना सीखा, बचपन की बात कर रही हूँ मैं, और हम बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए और हम जो है फाइन मोटर स्किल्स को हमने क्या कर लिया? डेवलप कर लिया। तो पहले बच्चे का ग्रॉस डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे जाकर फाइन डेवलपमेंट होता है। फाइन डेवलपमेंट इन द सेंस फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको एक और नाम दिया गया है। देखो एक चीज याद रखना कि जो मैं आपको इस क्लासेस में पढ़ा रही हूं ना, ये आपको पेड फीस के थ्रू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है, बस थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना, ठीक है। तो जो भी पढ़ा रही हूँ पेशेंस के साथ और एक विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ पढ़ना। मैंने जो पहले वाली CDP की सीरीज़ मैंने रिलीज़ की हुई है उसमें आप जाकर कमेंट्स देख सकते हैं, लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। हालांकि बस मेरी उसमें कमी ये रह गई थी कि मैंने हर चैप्टर के बाद जो है कंटिन्यूटी नहीं रखी है, हर चैप्टर के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कराए हैं। बस मेरा थोड़ा सा कुछ अदर जगह मेरी कमिटमेंट्स होती हैं काम की, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। बट जितना भी मैं यहाँ करा रही हूँ प्लीज़ उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का एक और नाम दिया गया है यूनिट्री, जिसे हम शायद हिंदी में एकीकरण कहते हैं। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ CDP को हिंदी में पढ़ाने में, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए बचती हूँ इन स्टेटमेंट्स को हिंदी में बोलने में कि किसी भी प्रिंसिपल का हिंदी में नाम क्या होगा। तो आई हाईली सजेस्ट यू टू गो अहेड विद द इंग्लिश टर्म्स ओनली। समझने के लिए आप हिंदी का यूज़ कर लो, बट ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंग्लिश में याद करो क्योंकि हिंदी में बड़ी डिफिकल्टी होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या यूनिट्री, एक और मैं प्रिंसिपल लिख रही हूँ, वो लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है सबको। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, लग रहे हैं ना बिल्कुल सेम से। इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, मतलब क्या है इनका, है ना, इनमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है सबको, राइट। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान से अभी सुनना। देखो जी, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, कॉग्निटिव,
और जितने भी ये डेवलपमेंट होंगे ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो हो गया इंटर रिलेशन, और उसका जो आउटकम आता है वो एक साथ मिलकर आता है, वो हो गया इंटीग्रेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा, इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि एक बच्चा है, उसका रिजल्ट आया अभी, ठीक है, और उसने रिजल्ट में मतलब एकेडमिक्स जो रिजल्ट आया उसका वो बहुत ही ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट रिजल्ट आया है। क्या आया है? रिजल्ट बड़ा ब्रिलियंट आया है। अब रिजल्ट ब्रिलियंट आया, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट था? क्या सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट था? सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट की वजह से अच्छा रिजल्ट आया है या क्या? नहीं, उसका जो ये ब्रिलियंट रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंटल ही नहीं बल्कि सोशल, इमोशनल, फिजिकल, ये सारे डेवलपमेंट जो है साथ में बैलेंस्ड तरीके से काम करते हैं, और तब जाकर उसका वो आउटकम निकलता है। मतलब जो भी आउटकम निकलेगा उसके पीछे सिर्फ एक डेवलपमेंट का हाथ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सभी डेवलपमेंट का बैलेंस्ड जो है वो रोल होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक बच्चा अगर ब्रिलियंट रिजल्ट लेकर आया है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा था इसी वजह से, नहीं, उसका सोशल, उसका इमोशनल, उसका फिजिकल, उसका हर तरीके के जो स्फेयर हैं, जो 6 डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं, वो सारे के सारा जो बैलेंस्ड तरीके से हुआ है, तब जाकर उसका वो आउटकम आया है। क्योंकि एक डेवलपमेंट कभी अकेले काम नहीं करता है, वो एक दूसरे पर इंटरकनेक्टेड होता है, और उसी को कहते हैं हम इंटर रिलेशन। मतलब जितने भी डेवलपमेंट है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि इंटर रिलेशन में क्या एक एग्जांपल दे सकते हैं हम। हाँ, एक बच्चा स्कूल गया, जब वो स्कूल जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बच्चा जब स्कूल गया, स्कूल में क्लास में वो बैठा, क्लास में बैठने के बाद उसने नई नई चीजें, नई नई इंफॉर्मेशन को लर्न किया, तो यहां से उसका क्या हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब वो टीचर से भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपने पीयर ग्रुप से भी इंटरेक्ट कर रहा है, साथ साथ स्कूल में जब वो जाता है सिर्फ लर्न ही थोड़ी ना करता है, वो इंटरेक्शन भी करता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव के साथ साथ उसका कौन सा और डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब वो इंटरेक्ट करेगा लोगों से उसका कम्युनिकेशन पावर होगा। ठीक है, अब वो स्कूल में कई ऐसी सिचुएशंस देखता है जिसमें उसको सही गलत का पता चलता है, तो साथ साथ उसका मोरल डेवलपमेंट भी होता है। राइट, अब जब वो स्पोर्ट्स पीरियड में जाएगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। गॉट द पॉइंट। तो इसी को क्या कहते हैं कि हर डेवलपमेंट जो है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इसीलिए कहा गया है इनका एक दूसरे से इंटर रिलेशन है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, हर एक एस्पेक्ट जो डेवलपमेंट का होगा वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा। सिर्फ एक डेवलपमेंट का रिजल्ट एक नहीं हो सकता है, रिजल्ट जो भी होगा वो इन सबका कॉम्बिनेशन में होगा, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, यूनिटरी कहते हैं। मतलब सब डेवलपमेंट मिलकर ही एक रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। ओके जी, हमारा नेक्स्ट है ओके 10th प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, देखो एक टाइम पे आने पे ना हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि अब ये चीज़ इसके अंदर होगी ही होगी। जैसे एक एग्जांपल लो, एक बच्चा 10th में है, क्लास 10th में है और वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। अब टीचर जो है उसको प्लस माइनस नहीं कराएंगे, क्योंकि टीचर को ये पता है कि अगर ये 10th में है ना तो वो एक्सपेक्ट करके चलेगा कि बच्चे को प्लस माइनस आते हैं, बचपन से सीखता आया है, इसको अभी टेबल्स कराने की जरूरत नहीं है, इसने टेबल्स बचपन से सीख लिए। अब अगर ये 10th में बैठा है तो इसे हम हायर लेवल का मैथ्स कराएंगे। राइट, तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। एक जो है एक स्टेज के साथ आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो इस चीज़ में बच्चा डेवलप हो गया होगा पहले से ही, तो अभी जो है उस पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, अब थोड़ा एडवांस चलते हैं।
राइट। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर कोई बच्चा 10th में है और हम उसे समझा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सपोज करो हम उसे, तो हम ABCD नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है, हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं 10th में है बच्चा तो ABCD पढ़ के आया है बचपन से, ठीक है, तो अभी वो अपना लिटरेचर पे पूरा फोकस करेंगे, या वो दिमाग में रखेंगे कि इसको ये चीज़ें पता होंगी, अब यहाँ से ये बताने की जरूरत नहीं है, अब इससे एडवांस लेवल पर चलते हैं, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन या मैच्योरेशन एंड लर्निंग। देखो मैच्योरेशन क्या है, इट इज रिलेटेड विद हेरिडिटी। जैसे जैसे मैच्योरिटी अटेन करेगा हेरिडिटी अनफोल्ड होती जाएगी, उसी को मैच्योरेशन कहते हैं। मैच्योरेशन और लर्निंग का एक दूसरे से कनेक्शन है, जैसे कि जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है मैच्योरेशन पे। एक एग्जांपल लो, अब एक बच्चा 5 साल का है, क्या आप उसे बोल सकते हैं कि बेटा बाइक चला के पास वाले मैकडी से बर्गर ले आ? पॉसिबल है? नहीं ना। वो तब तक वो चीज़ नहीं कर पाएगा जब तक उसे बाइक चलानी नहीं आएगी। 5 साल का बच्चा बाइक नहीं चला सकता। कहने का मतलब है एक सर्टेन मैच्योरिटी आने के बाद ही वो चीज़ बच्चा लर्न कर सकता है। जब वो 18 साल का हो जाएगा तभी उसका लाइसेंस बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा, राइट। हालांकि वो बाइक चलाना 16 या 17 साल की उम्र में भी सीख सकता है, लेकिन वो रोड पे घुमा नहीं सकता, चालान कट जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है हर एक चीज़ के लिए जो मतलब मैच्योरिटी के साथ साथ लर्निंग होती है, ठीक है, कि इस एज में बच्चा ये लर्न करेगा, इस एज में बच्चा ये लर्न करेगा, ठीक है। अभी 5 साल का बच्चा, आप उसे पैम्पर करोगे, आप उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाओगे, फिर वो 10 साल का हो जाएगा, आप उसे अलग चीज़ें सिखाओगे, 15 और फिर 20 साल का हो जाएगा, आप उसके ऊपर अलग तरीके से फोकस करोगे, राइट। तो मैच्योरिटी के साथ साथ उसकी लर्निंग होती है, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। डायरेक्शन जिसमें 2 डायरेक्शंस पाई जाती हैं, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल, सिफेलो का मतलब क्या होता है? हेड। कॉर्डल का मतलब क्या होता है? टेल, ठीक है। प्रॉक्सिमो का मतलब क्या होता है? सेंटर एकदम। और डिस्टल का मतलब होता है फार, है ना। तो अब इसको समझो, बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो एक डायरेक्शन में ही होता है, यही 2 डायरेक्शन है, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन ध्यान रखना, रेट डिफरेंस हो सकता है, उसका पेस अलग हो सकता है एक दूसरे से, डेवलपमेंट का रेट एंड पेस अलग हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस जो है, जो डायरेक्शन है, वो सब में सेम होगा। एग्जाम्पल लो सिफेलोकॉर्डल का, बच्चा पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने नेक को कंट्रोल करना सीखता है, धीरे धीरे फिर वो अपने लेग्स को कंट्रोल करना सीखता है। मतलब बच्चा जो है पहले हेड, फिर नेक, फिर धीरे धीरे जाकर वो लेग्स को कंट्रोल करता है। तो हेड टू नेक इस तरीके से, ठीक है। या ये कह लो टॉप टू बॉटम, या ये कह लो टॉप टू टो, ठीक है। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। अब प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है सेंटर से फार, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही, जब बच्चे का ये वाला डेवलपमेंट होता है सेफेलोकॉर्डल, साथ साथ प्रॉक्सिमो डिस्टल भी चलता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, बच्चा पहले अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है पहले बच्चा आर्म्स का इस्तेमाल करेगा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो अपने पाम का, फिर धीरे धीरे 4 फिंगर्स का इस्तेमाल करेगा, सेंटर टू फार, ठीक है। पहले अब आर्म्स को कंट्रोल करेगा, फिर पूरे हाथ को जनरलाइज बिहेवियर दिखाएगा, फिर चीज़ों को पकड़ना इस तरीके से सीखेगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेफेलोकॉर्डल है वो टॉप टू बॉटम होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर से फार की तरफ होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी इरेज दिस एंड देन मैं आपको बताती हूँ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे प्रिंस। यहाँ ही मैं लिख दूँ तो, या मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ
स्पाइरल नॉट लीनियर, नॉट लीनियर, ये क्या है? वर्ड्स पे ध्यान देना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कुछ कुछ प्रिंसिपल्स तो ऐसे जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योरेशन लर्निंग, डायरेक्शन, स्पाइरल वाला, जनरल टू स्पेसिफिक, इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनमें वर्ड्स चेंज कर सकता है ना, जैसे कि इंटीग्रेशन को यूनिटरी बता देगा। ऐसे ही देखो, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल नॉट लीनियर, डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। पहले तो स्पाइरल और लीनियर को समझो। स्पाइरल होता क्या है? ये स्पाइरल होता है ना, ठीक है जी, करेक्ट। लीनियर ये होता है। लीनियर एक लाइन में, लीनियर में स्टेजेस होती हैं। जैसे कि क्या स्टेजेस हैं कि डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता। लीनियर में स्टेजेस का मतलब ये है कि एक स्टेज का दूसरी स्टेज से कोई लेना देना नहीं है, तीसरी स्टेज से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा लीनियर मतलब एक स्टेज से आप दूसरी पे गए, आपने जो फर्स्ट स्टेज में सीखा उसका दूसरे से कोई एसोसिएशन नहीं है। क्या डेवलपमेंट में ये होता है? नहीं। जो आपने बचपन में सीखा है वो आज भी आपके काम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या है? स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। लीनियर में क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होता है स्टेजेस का, ठीक है, लेकिन स्पाइरल में कनेक्शन होता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि देखो, जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर इसको रेज करके आपको समझाती हूँ। वेट अ मिनट, मेरे को डस्टर लाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। मैं थोड़ा इसको भी रेज कर देती हूँ, मुझे इसको देख के एंजाइटी हो रही है। बहुत ही गंदी ड्राइंग थी, माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए। हाँ जी, देखो स्पाइरल को समझो पहले थोड़ा सा। मैं यहाँ पर स्पाइरल बना देती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो बच्चे ने यहाँ पर शेप्स समझी है, ठीक है। शेप्स मतलब जैसे सर्कल, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं, ठीक है। सर्कल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, स्क्वायर हो गया, राइट, रेक्टेंगल हो गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आगे जाकर उसको ज्योमेट्री करनी है। अब जब वो ज्योमेट्री करेगा तो उसे ना याद आएगा कि यार उसने शेप्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, ठीक है। हो गया ना डेवलपमेंट का इंटररिलेशन। कैसे हुआ कि जब उसको याद आएगा तो वो दोबारा से, जब यहाँ पर उसको ज्योमेट्री करनी है तो दोबारा से रिविजिट करेगा जो उसने सीखा है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? रिविजिट कर रहा है। फिर उसको रिविजिट करके वो अप्लाई करेगा और तब जाकर वो क्या है, चीज़ों को अच्छे से सीखा। मतलब जो उसने पहले सीखा हुआ है वो जैसे कि वो नेक्स्ट स्टेज पे गया, ये नेक्स्ट स्टेज है सपोज करो, और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो उसने बचपन से सीखा है, तो वो क्या करेगा? ऐसे रिविजिट करेगा और फिर वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा, रिविजिट करेगा, नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। इसी को कहते हैं स्पाइरल नॉट लीनियर। मतलब उसने अपनी नॉलेज को क्या करा? रिविजिट किया। ये देखो, ये इस तरीके से ये है सपोज करो नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। अब उसने चीज़ें सीखी हैं कुछ यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने यहाँ पर मेटाफर का मतलब समझा है कि मेटाफर होता क्या है। अब जब वो जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएगा उसको उसके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया जिसमें मेटाफर ही दिया हुआ है, तो वो मेटाफर को फिर क्या करेगा? उसको रिविजिट करेगा कि यार ये तो मैंने सीखा हुआ है, और फिर इस तरीके से वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा, ठीक है। वो अपनी चीज़ों को रिविजिट करता है जो उसने सीखा हुआ अपनी नॉलेज को, और तब जाकर वो ऊपर जाता है। इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होती है, रिविजिट करता है फिर ऊपर जाता है, रिविजिट करेगा ऊपर जाएगा। समझ गए? एक तरीके से आप ये समझ लो कि नेक्स्ट स्टेज पर जाने से पहले आप अपनी चीज़ों को जो आपने सीखा है उसको एक बार रीअप्लाई करते हो, उसको ध्यान से सोचते हो, समझते हो, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल नॉट लीनियर। ओके, एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू so much for watching this video. At the same time, if you liked it and it somewhere helped you in your preparation, then kindly leave your comment in the comment section. At the same time, kindly like the video because पैसे तो मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ, फीस आपसे ले नहीं रही हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है यार। और इतना डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, थोड़ा मोटिवेट रहूँ, तो उसके लिए
जो है एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड इसके अलावा अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी ऐसे पर्सनल क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं कमेंट्स में नहीं पूछ सकता, आप मुझसे कहीं और भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम एंड बहुत सारी जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ, फेसबुक पर भी मैं आपको मिल जाऊँगी। थैंक यू।